अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, सो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला, अगले 5 साल का फ़ैसला जो है वो आज होने जा रहा है। और इस दौर में अगर देखा जाए सो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के तकरीबन 18,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से सियासी रहनुमा ऐसे हैं जो अपना अपना वोट कास्ट जो है वो कर चुके हैं, जिनमें नुमाया नाम अगर हम देखें, नवाज़ शरीफ साहब ने वोट कास्ट किया, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो अपने अपने हलके में अपना अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब और कुछ दीगर लोगों की जानिब से जिनका ताल्लुक PMLN से है, उनकी जानिब से शेर पर मोहर नहीं लगाई गई बल्कि उकाब पर मोहर लगाई गई है। और उकाब पर मोहर क्यों लगाई गई है? क्योंकि स्पेसिफिक हलके में अगर देखा जाए सो IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई और ओन चौधरी को जो है डेफिनेटली वोट दिया गया। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ मामलात पर भी बात करेंगे। अभी तक मैं अपने दफ्तर में भी देख रही थी, जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जितने भी लोग अपना अपना वोट कास्ट करके आए हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि टर्न आउट बहुत कम है। और अगर इर्द गिर्द अगर हम बातचीत करें या मामलात देखें, सो जो वोटर हमें नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से स्पेस नहीं दी जा रही, उनको पोलिंग एजेंट नहीं उस तरह से वहाँ पर मौजूद हैं, मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है। और फिर हम अगर गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो जिस तरह से बलूचिस्तान में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और फिर डिफरेंट चीज़ों को अगर हम देखें, सो सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से भी हम ये जानना चाहेंगे सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कितने हैं और इस वक्त टर्न आउट इतना लो क्यों देखा जा रहा है, और दीगर मामलात पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग और नियो TV नेटवर्क मियाँ नवीद साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। साथ ही साथ जमात इस्लामी के नहायत सीनियर रहनुमा हैं फरीद पराचा साहब, तज्जियाकार भी हैं, सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे ऑब्वियसली जमात इस्लामी के हवाले से भी और सियासी मामलात के हवाले से भी। और सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी अयाज शुजा साहब भी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में मियाँ नवीद साहब आपसे करना चाहूँगी। आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से दफ्तर में, क्योंकि हम तो सुबह से मौजूद हैं, जितने भी लोग अपना वोट कास्ट करके आए हैं, दे आर ऑल कंप्लेनिंग के या अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जी टर्न आउट बहुत ज़्यादा लो है। इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर जो गुज़श्ता रोज़ 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, सो उसके बाद जो है सिक्योरिटी को, लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात करें, पंजाब की बात करें, किस तरह से मेक श्योर किया गया, जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं वो कितने हैं और वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? बहुत शुक्रिया जी रोमा। एक तो यह है कि इस वक्त कुछ पता नहीं क्या है, क्योंकि इंटरनेट बंद है और आपको पता है कि सुबह 6 बजे से जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर सब, अब तो इंटरनेट के साथ साथ कॉल सर्विस भी जो है बंद हो चुकी है। हम किसी से अगर रब्ता भी करते तो बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जो है वो हलकों से जिन्होंने जो है वो विज़िट करके आए हैं, जिस तरह अब हमने तरीका ये बनाया कि हम, क्योंकि इंटरनेट भी बंद है और कॉल भी नहीं होती, तो हम टीमें भेजते हैं अपने दफ्तर से गाड़ियों के ज़रिए और मुख्तलिफ हलकों का वो जाके विज़िट करते हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके फिर हम वापस दफ्तर आते हैं, फिर उसको चलाते भी हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर टर्न आउट के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया, तो टर्न आउट जो मेरे मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात हुई है और बहुत सारे जो है वो लोग वोट कास्ट करके भी आए हैं, क्योंकि ख़ुद भी उन्होंने वोट कास्ट किया, तो वहाँ पर इस वक्त इतनी सूरत हाल बेहतर नहीं है कि कोई इतना ख़ास रश नहीं है। अब तकरीबन अभी इस वक्त तकरीबन कुछ 4-5 घंटे तो गुजर चुके हैं 8 बजे से लेकर, तो इसके बाद कोई लोग निकल आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह जो है वो गहमा गहमी और जो वहाँ पर कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ पे खाने पीने का सिस्टम, कोई खाबे छाबे जो चलते हैं, वो इस तरह नहीं है। आज टर्न आउट इंतहाई कम नज़र आ रहा है इस वक्त। अब उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि जो है वो रब्ता नहीं हो रहा है एक दूसरे से, लोग टोलियों की सूरत में जो है वो जाते हैं। फिर इसमें और बहुत सारी वजूहात है। इससे पहले जो है वो सियासी जमातें जो हैं वो बाकायदा तौर पर वोटर को घर से लेकर जाती थी और वहाँ पर पहुँचाती थी। आज देखा जाए तो शायद एक जमात तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, एक सियासी जमात, या उनको इससे जो है वो लहदा किया गया या उनको रोका गया, लेकिन बाहर एक सियासी जमात तो नज़र नहीं आ रही। दूसरी सियासी जमात जो है वो बाकी जमातें वो तो अपने वोटर को खींच रही है। तहम टर्न आउट बहुत कम रहा।
उसकी वजह इंटरनेट बंद है, लोगों के रवाबत ख़त्म हो गए हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि लाहौरिये वैसे भी थोड़ा सा ये लेट उठते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी लेकिन टाइम से अभी मेरा तक भी यही कहा जा रहा है कि जी टर्न आउट बहुत कम है, इक्का तुक्का लोग जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन में। उसकी वजूहत तो बेशुमार है ना, कि इससे पहले जो है जिस तरह कंपेन चली है और कंपेन चलने के बाद जिस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो है वो 8300 के ऊपर आप मैसेज करते हैं, आपको अपना पोलिंग बूथ का पता चलता है, फिर आप वोट डालने जाते हैं। तो जैसे इंटरनेट बंद हुआ था, बहुत सारे जो लोग हैं वो समय थे जिन्होंने वोट डालना भी था, तो वो उनको जब ज़ाहिर कोई मुश्किल पेश आएगी तो वो तो नहीं जाएंगे, उनको तो ज़ाहिर कोई फैसिलिटेट, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ है कि जब हम वोटर्स को फैसिलिटेट करते हैं सियासी पार्टियों के जानब से, उनको बाकायदा लेकर जाते हैं, फिर उनको घर भी छोड़ते हैं, तो इस तरह का तरीक़ेकार होता है। लेकिन आज उस तरह नज़र नहीं आया टर्न आउट उस तरह जिस तरह जो है वो होना चाहिए। और इस पर सबसे अच्छी बात आज की ये थी कि आज एक सनी डे है आज, यानी कि वेदर का कोई मसला नहीं है, क्योंकि धुंध हो, कोई सर्दी हो, लोग ना निकलें। लेकिन खास तौर पर लाहौर की अगर बात करें तो मौसम तो बिल्कुल फिट था, लेकिन उस तरह लोग नहीं निकले जिस तरह उनको निकलना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिरी कुछ टाइम में 5 बजे का टाइम है। हवाले से ऑब्वियसली कितने हसास पोलिंग स्टेशंस हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी को किस तरह से टेक ओवर किया गया, वहाँ पर देखिए लाहौर में 715 के करीब जो है वो हसास जो है वो पोलिंग स्टेशन बताए गए हैं कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन एक्चुअल सूरत हाल जो सिचुएशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हो सका। उसकी यही वजह थी कि सबसे जो है वो तेज़ तरीन जो ज़राए हैं वो इंटरनेट है। इंटरनेट के ज़रिए हमें पता लगता है, लेकिन अभी तक जो लाहौर में कोई बड़ा खुदा न खासा कोई वाक़या पेश नहीं आया। जो हमारे नुमाइंदगान हैं जो गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो उन्होंने विज़िट किया है और आए हैं वापस, कोई इस तरह का अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। उसका आप ये समझ लें कि इंटरनेट बंद है, शायद बहुत सारी चीज़ों से हमें नहीं पता, या फिर जो है वो इसमें बेहतरी भी हो सकती। तो हम अभी तक बेहतर चल रहा है सिस्टम, टर्न आउट कम रहा है, अभी तक कम है। आइंदा टाइम में देखते हैं कितना बढ़ेगा। पुलिस की जानब से बिल्कुल बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। 715 के करीब पोलिंग स्टेशन है। ज़्यादातर लाहौर में अगर लड़ाई झगड़े की बात करें, हाँ एक हल्के में अभी तक पोलिंग जो NA 128 है जिसमें ओन चौधरी, जिसमें नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने वोट कास्ट कर दिया है, वहाँ पर जो है वो ओन चौधरी की जानब से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके साथ धांधली की जा रही है। उनके हल्के में उनका एक इल्ज़ाम सामने आया। और दूसरा इंटरनेट के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से जो है वो इसकी मजम्मत की गई है, और वो शायद सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाज़ा खड़काने जा रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कब तक इसका टाइम गुजर जाएगा और उसके बाद बाकी किसी सियासी जमात की जानब से अभी कोई सामने बात तो नहीं आई। मेरे ख्याल में वो बराएगा ही जाएगी वो कोशिश। अयाज सुजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर अगर हम 2018 में देखें तो 2018 में टर्न आउट जो था वो तकरीबन 51%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इतना देखने में आया। अच्छा, यही सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँगी पराचा साहब, 2018 में अगर हम वोटर देखें कितने वोटर्स बाहर गए या टर्न आउट कैसा रहा, तो वो तकरीबन 51% के करीब रहा। अभी आपको क्या लगता है कि इस तरह हम लो टर्न आउट देख रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको क्या लगता है कि जो आज का टर्न आउट है वो डिसाइड करेगा कि जो इलेक्शंस के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, ये कितनी सक्सेसफुल रही? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो समझ ही नहीं आती कि मोबाइल सर्विस क्यों बंद की गई है, इंटरनेट क्यों बंद किए गए। ये तो इलेक्शन की नफ़ी है। इलेक्शन की सारी एक्टिविटी उसके ज़रिए से चलनी है। आपने अपना वोट अपना पोलिंग स्टेशन मालूम करना है तो इलेक्शन कमीशन की जो सहूलत है 8300 पे उस पर करना है। आपने बंद कर दिया तो गोया कि आपने वोटर का रास्ता रोक दिया कि वो वोट न दे। इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमाते हैं कि जी हमें इसके बंद होने से हमारा काम मुतासर नहीं होता। भाई कौन सा काम आपका मुतासर नहीं है? वोटर मुतासर हो रहा है, आपका अमला मुतासर हो रहा है। जिस अमले ने निकला और जनाना अमला यानी ख़वातीन है, तो मोबाइल के साथ उनका रब्ता होता है, RO के साथ, DRO के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खामद के साथ। आपने वो बंद कर दी। फिर अभी नवीद साहब बयान कर रहे थे कि मीडिया की कितनी मुश्किलात हैं, यानी मीडिया की टीमें गई हुई हैं, लेकिन जब तक वो ख़ुद फिज़िकली वापस नहीं आएंगी आपको कुछ पता नहीं होगा। आज के इस दौर के अंदर यानी 21वीं सदी और IT का दौर, इसमें आप बंद कर रहे हैं 25 करोड़ इंसानों को, आप 12 करोड़। और यहीं से एक सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्शन जो है अभी से ही, नॉर्मली इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होते हैं जब नतीजे आना शुरू होते हैं, यहाँ पर आगाज से इलेक्शन अच्छा, अब ये ना कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए। जो धांधली है, एक उसके एविडेंस फौरन चलते हैं ना,
लोगों के पास मोबाइल मौजूद होता है, तस्वीरें खींचते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको मीडिया तक पहुंचती हैं। अभी मैं देख रहा था कि जी एक पार्टी के कैंडिडेट 5-7 गाड़ियों के साथ, और उनके साथ 3 गाड़ियां पुलिस की चल रही हैं। भाई क्यों एक कैंडिडेट के साथ पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं? पुलिस का क्या काम है उसके साथ? वो पोलिंग स्टेशनों पे पहुंच रहे हैं और पुलिस के निकल के उनके इर्द गिर्द फैली, ये क्या है? यानी और इसको इसलिए ये रोका गया कि इसकी कोई तस्वीर ना बनाए। टर्नआउट कम, आपको अच्छा, क्या एक लगता है इसके टर्नआउट, पीछे क्या वजह क्या हो सकती एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि लाहौर में ख़ास तौर पर और बड़े शहरों में, यानी शहरी इलाकों के वो पोलिंग स्टेशन दही इलाकों में बनाए गए हैं। मेरी रिहाइश इज़मीर सोसाइटी में है, उसमें 2 बड़े तालीमी इदारे, एक यूनिवर्सिटी, एक बड़ा हाई स्कूल मौजूद है, वहीं बनते हैं। लेकिन अब उससे कोई 6 किलोमीटर के फासले पे एक मानोवाल नाम का एक देहाती इलाका है, उसके भी अंदर जाके दरियाए रावी के साथ, बिल्कुल दरियाए रावी के किनारे एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में। ये शिकायत तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अच्छा, अब यानी मैं खुद इसको भुगत के आया हूँ, वोट टाल के आया हूँ, तो गोया के 2-2 को 1.5 किलोमीटर लोगों को चलने की, तो लोग किस तरह जाएंगे? आप जानबूझ के ये किया गया। ये वजह भी हो सकती है, एक बड़ी वजह ये है कि यानी एक वजह इसकी यही है कि आप उसको जो पोलिंग स्टेशन आपने दूर बनाए, अननेचुरल बनाए, उनकी वजह से ये टर्नआउट जो है वो कम है। अच्छा, यहाँ पर मैं तारुफ करवाती चलूँ, इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट हैं सईद इलाही साहब। सईद इलाही साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जानना चाहूँगी अयाज शुजा साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल रोमा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखें टर्नआउट कम होने की शिकायत जो है वो अभी से ही मौसूल हो रही हैं, और अभी भी अगर हम देखें मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वो सारे यही कह रहे हैं कि लोग बहुत कम निकले हुए हैं। 2018 में देखें तकरीबन 51% जो था वो टर्नआउट तब देखने में आया। आपको क्या लगता है जो आज टर्नआउट हम देखेंगे, क्या ये डिसाइड करेगा कि हमारी ये जो इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी एक्सरसाइज की गई ये सक्सेसफुल रही या ना रही, कितनी सक्सेसफुल रही? रोमा साहब, पहले तो मुझे फरीद पराचा साहब इतने सीनियर सियासी कारकुन हैं, उन पे हैरत हो रही है कि वो आज की शिकायत कर रहे हैं, जबकि मुझे तो ये इलेक्शन पहले दिन से ही रिग्ड लग रहा है। जब आपने पंजाब और केपीके की असम्बलियां टूटने के बाद वहां इलेक्शन नहीं करवाए, जब आपने वफाकी हुकूमत के इंतखाबात भी जब मुद्दत पूरी होगी वो भी आपने नहीं करवाए, तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो बुनियादी काम है उसके अलावा वो तमाम काम कर रहा है। जो उसका बुनियादी काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, सिर्फ वो नहीं कर रहे, बाकी वो तमाम काम कर रहे हैं। वो पीटीआई के खिलाफ बल्ला छीन रहे हैं, वो पीटीआई के से जमात पूरी को बैन कर रहे हैं, उनके उम्मीदवारों को आजाद कर रहे हैं, वो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं, बाकी सारे काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। असल इशू ये है कि ये जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं ये बैरूनी प्रेशर की वजह से आपको करवाने पड़ रहे हैं, वरना आप तो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। आप जो चीज कर चुके हैं, यानी जो आपने तय कर लिया है, आप वो इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन अब इलेक्शन भी होना है। और एक पार्टी बड़ी शद्दोमत से सोशल मीडिया पे, क्योंकि बाकी रास्ते तो आपने उसके बंद कर दिए पीटीआई के, और उनकी वो ना वो जलसा कर सकते हैं, वो जलसी भी नहीं कर सकते, वो कार्नर मीटिंग भी नहीं कर सकते। मियां अजहर जैसा 82 साल का सीनियर सियासी कारकुन जिसके खिलाफ कोई आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। आधे से ज्यादा उनके लीडर अंदर जेलों में हैं, उसके बावजूद भी आप इलेक्शन जब करवाते हैं तो आप इलेक्शन डे पे आप वोटर्स को इतना जलील कर रहे हैं। मेरी जिससे भी बात हो रही है वो बता रहे हैं कि जी उनके वोट उनके इलाकों में जहां पहले बनते थे वहां पे बूथ बने ही नहीं है, उनको तकलीफ दी जा रही है। दूसरा, आपने मोबाइल सर्विस शुरू सुबह से ही बंद कर दी, वो 8300 पे मैसेज करके अपना मोबाइल का अपना वोट का पता भी नहीं कर सकते। यानी हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे टर्न आउट कम हो। हम ये काम करना चाहते हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं करवाना चाहते, और इसीलिए हमने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे, और जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। ये है वो वजह। आज मेरी अभी मुस्लिम लीग नून के एक कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार है उनसे बड़ी मुश्किल से बात हुई, दोस्त है इसलिए उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने उनसे पूछा हाल अहवाल के बाद, तो उन्होंने कहा पहला इलेक्शन है जिसपे खर्चा नहीं हो रहा।
यानी कीमे वाले नान भी नहीं उनको बनवाने पड़ रहे, उनको कोई अपना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं हम चाहते ही नहीं है कि वो, यानी वो चाहते बस जड़े आ गए ने वो आके वोट पाइयन। वजह ये है कि उनको यकीन है अपनी जीत का, इसलिए इस बार जो उनका ट्रेडमार्क था कीमे वाले नान वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। खर्चा भी बहुत कम हो रहा है, वो बहुत खुश हैं इस वक्त कि वो जो इतना खर्चा इलेक्शन पे होता था वो नहीं हो रहा। कंपेन भी उन्होंने कहते हैं बहुत नॉर्मल सी की है, कोई बैनर शैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं लगाए, बहुत कम पैसों में ये इलेक्शन है। कहते हैं इस तरह के इलेक्शन होने चाहिए, पैसा बचना चाहिए लोगों का ताकि वो फिर आगे जाके करप्शन ना करें। मुझे उनकी बात सुन के बड़ी खुशी हुई, होना चाहिए इस तरह, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आपको यकीन हो कि साड़ी गल हो गई है। इस वजह से आपको टर्नआउट 2018 के इंतखाबात से बहुत कम मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इस बार पीटीआई ने जितनी रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, पीटीआई ने जितना मुकाबला किया, उन तमाम का अभी मैं डीडब्ल्यू सर, ये लो टर्न आउट फिर जो है ये क्या डिसाइड करेगा? मेरा यही सवाल था कि ये कितनी सक्सेसफुल रही हमारे इलेक्शंस की एक्सरसाइज, ये भी तो डिसाइड करना है ना। नॉर्मली टर्न आउट ही करता है। देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया कि जब हमने पहले दोनों असेंबलियों में इलेक्शन नहीं करवाए, कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए, वही डिसाइड वहीं पे हो गया था। लो टर्नआउट इसलिए रखा जा रहा है कि क्योंकि पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई, बानी पीटीआई चेयरमैन की तरफ से कॉल दी गई, लोग बाहर निकले, वोट डाले। लेकिन लोग कैसे वोट डालें जब आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, वो कैसे पता करें? अभी राना इंतजार साहब ये कह रहे थे, अभी फरीद पराचा साहब ये कह रहे हैं, जितने लोगों से मेरी बात हो रही है वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमारा वोट किधर है, किससे, यानी ये बड़ी मुश्किल से जिनके घर में वाईफाई है उनसे इंटरनेट पे राब्ता हो रहा है, मोबाइल बंद है, वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है हमारा वोट किधर है, हम कहाँ वोट डालने जाएं, लोग कहाँ वोट डालने जाएं। सबसे बड़ा मसला ये है इस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी खूबसूरती से ये इंतजाम किए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के जो वोट थे जहां पिछले इलेक्शन में वोट डाले वो वहां पहुंचे, उनका वहां पे वोट ही नहीं है, पूरे खानदान का वोट नहीं है। अच्छा, और पूरे खानदानों के वोट जो हैं वो स्प्लिट किए गए हैं। ये तो ऑब्वियसली हम हर एक से इस किस्म की कंप्लेंट्स करें और एक ऐसे ताकि एक गाड़ी में जाकर एक खानदान या एक सवारी में जाकर एक खानदान वोट ना डाल सके, एक का शुमाल में है, दूसरे का जनूब में है, और बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे लग रहा है ये डिलिबरेटली ये काम जो है वो किया गया है, इंटेंशनल एफर्ट के तहत ये सारे काम हुए। सईद इलाही साहब, सब लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या लगता है लोगों को फिर वोट कहाँ डालकर डालना चाहिए, कैसे जाकर डालना चाहिए? और ये जो तमाम मामलात हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी मतलब शुरू से ही एक धांधली का तासुर जो है वो हमें मिलने लग गया है, जिस तरह से इंटरनेट नहीं आ रहा और प्री पोल रिगिंग का तासुर जो है वो हम इन तमाम चीज़ों से ले रहे हैं। आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म इसका कोई नुकसान पीएमएलएन को खुद को हो सकता है, खुद इसका शिकार हो सकती है नुकसान? देखिए, यहाँ मौजूद लोगों ने अपने तजुर्बात बयान किए हैं। मेरा जो वोट था वो जहाँ पे था वहाँ 20 साल से है और वहीं पे रहा है, मॉडल टाउन में। ठीक है, मैं वहीं डाल के आया हूँ और मेरी फैमिली ने भी वोट वहीं डाला है। उसी पोलिंग स्टेशन पर डाला है या सर पोलिंग स्टेशन पर? एक ही पोलिंग स्टेशन। सर ये फिर इक्का दुक्का मेरे ख्याल में ऐसी एग्जांपल्स होंगी। मैं ज़ाती तजुर्बा बयान कर रहा हूँ जी कि मैं सुबह जहाँ, और दूसरी बात अभी जो मेरे दोस्त कर रहे थे कि आज सुबह 8:37 पे ये बंद हुआ है सिस्टम सारा, और इलेक्शन की पर्चियाँ, इलेक्शन की इतला, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन, इनकी इतलात 1-2 दिन पहले सबको मिल जाती हैं, कैंप्स बन जाते हैं, पर्चियाँ घरों में तकसीम हो जाती हैं और वो काफ़ी काम पार्टीज़ कर लेती हैं। और पीटीआई ने इलेक्ट्रॉनिकली कल दोपहर तक सब लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन, शुमारती नंबर, कोड नंबर सारे व्हाट्सएप कर दिए थे, इतला कर दी थी, और उसके अलावा जो पर्चियाँ बनाने वाले लोग हैं उन्होंने पर्चियाँ भी दे दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज ये बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है कि लोगों को इतला आखिरी वक्त पे सुबह उठ के 9 बजे कोई चेक नहीं करता कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, वो कम से कम 24 घंटे। पाकिस्तानी कौम में इसमें सुस्त मिजाज भी बहुत लोग होते हैं, बड़े लोग आखिरी वक्त पर 11th आवर भी काम कर रहे होते हैं। पार्टीज लोगों को इतला करती हैं, पर्चियाँ भी दी जाती हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। लेकिन वो दो इशूज़ हैं इस वक्त। एक इशू ये जो आपने सवाल किया कि इंटरनेट और ये बंद करना बिल्कुल काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये वोटर के लिए नुकसानदेह है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए तो नुकसानदेह है ये कि लोगों को बुलाना है, ले जाना है, ट्रांसपोर्ट और चीज़ें, लेकिन इतलात 24 घंटे पहले सबको मिल गई होती हैं, उसके पोलिंग स्टेशन की भी, उसके हर चीज़ की इतला उसको होती है। तीसरी बात यह है कि हर इलेक्शन में हमारे पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उनका तकरीबन जो मुकम्मल तस्वीर यही होती है। 18 में कुछ और मसाइल थे, अब कुछ और हैं, 2002 में कुछ और थे, 2008 में कुछ और हैं। तो हमारे मुल्क में ये मसाइल पहले थे, हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक
डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं आएगा, पार्टीज़ में लिटरेसी रेट में इजाफा नहीं होगा और मुख्तलिफ जो मुदाखलत हैं या मुश्किलात हैं उनका अजाला नहीं होगा, तो ये सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा। ये सिस्टम की तो बात है और उस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो सिस्टम को कितना ठीक होने की ज़रूरत है। और फिर जो 1973 का आइन है जो ये बात कहता है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें, इदारों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इदारों से मुराद अदलिया भी है, इस तमाम मामले पर भी मैं आगे चलकर बात करना चाहूँगी। लेकिन सर एक कंप्लेन ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। ठीक है कि आपके साथ एक मामला हो सकता है या 2-3 और लोगों के साथ, या चले 2-3% लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनके पोलिंग स्टेशन तमाम फैमिली के एक है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। मैं अपनी भी अगर बात करूं, सबके तितर बटेर वाली बात है, किसी का कहीं किसी का कहीं, तो फिर इस तरह से तो ऑब्वियसली टर्न आउट तो हम लोग ही देखेंगे। दो सवाल मिक्स कर दिए हैं, पोलिंग एजेंट एक और चीज़ है और जो पोलिंग स्टेशन है वो एक और चीज़ है। जी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे, पोलिंग स्टेशंस हम डिवाइडेड देख रहे हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ आपको कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, PMLN है, जमात इस्लामी है, PPP है, इनके तजर्बा है 40-40, 50-50 साल का, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक NA के हलके में तकरीबन 800 लोग चाहिए होते हैं पोलिंग एजेंट, जो PTI के पास नहीं है। यानी उनकी तंजीम जो थी वो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्होंने लो लेवल तक अपने 150, 200, 400, 800 लोग तैयार किए हुए एज पोलिंग एजेंट। सोशल मीडिया पर तो बहुत से हैं, लेकिन जब आप आज जिस हल्के में आप बैठे हुए हैं, ये मेरा पुराना हल्का है, अब यहाँ जितने पोलिंग स्टेशन 7 बने हुए हैं वहाँ पे PMLN, पीपल्स पार्टी, ये जो जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट सुबह 7 बजे आ गए थे, क्योंकि एक हफ्ता। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर कि उनके पोलिंग एजेंट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर था। पिछले 3 दिन से उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान मुतहरिक थे। 2018 के इंतखाबात में इसी PTI के हमने पोलिंग एजेंट्स देखा, वो सुबह सुबह पहुंचे हुए थे। 2018 में जिस तादाद में पोलिंग एजेंट्स थे, मैं ये बात इनकी नहीं मान सकता कि 2018 में जितने थे। सर मैं इसी तरफ आ रही थी कि जवाब देता हूँ, पोलिंग एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनने को कोई तैयार ही नहीं है, जो बनते हैं वो बाद में स्टेप बैक कर लेते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि बनने को तैयार नहीं है। 9 मई के बाद PTI नहीं रही, उसमें जो तोड़-फोड़ हुई है, जो इंतशार हुआ है, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद उनकी पार्टी, अब इस हल्के में मैंने कहा ना कि 3 तरह के लोग हैं PTI के जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इस हल्के में मैं बखूबी आगाह हूँ। एक वो क्लास है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं, वो PTI के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोअर मिडिल क्लास की कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ मैं पिछले 20 दिन फिरता रहा हूँ देखने के लिए, तो आप हैरान होंगी कि बहुत से लोग जिन्होंने दफ्तर खोले थे PTI के, वो रास्ते तलाश कर रहे थे कि हम किस पार्टी में जाएं। PTI से पीपल्स पार्टी में जाएं, नून लीग में जाएं, जमात इस्लामी में जाएं। बल्कि एक खातून मुझे मिल गई मक्का कॉलोनी में 3 दिन पहले रात को, मुझे कहने लगी भाईजान मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हूँ। तो मैंने कहा मुबारक हो। तो कहने लगी जी वो मुस्लिम लीग वाले ने मुझे घास नहीं डाली तो मैं PP पार्टी चली गई हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। कल उनका फ़ोन आया कि भाईजान वहाँ भी मुझे लिफ्ट नहीं हो रही, तो मुझे वापस नून में शामिल करवा दें या जमात इस्लामी में शामिल करा दें। मैंने कहा जी बात यह है कि वो सारे मेरे मोहतात नहीं है। तो इस वक्त ऐसे लोग भी होते हैं 20-25% जो हवा का रुख देखते हैं और वो देखते हैं कि कौन से लोग आगे हुकूमत में आने वाले हैं, तो वो उनसे अपने तल्लुकात इस्तवार करते हैं, शामिल होते हैं, दफ्तर बनाते हैं, और उसके बाद और कई मसाइल जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। तो मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2018 में जो पोलिंग एजेंट मौजूद थे वो पिछले 1.5-2 साल की एक्टिविटी में अनका हो चुके हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि करीबन 40 नेशनल सीट्स पे PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, प्रोविंशियल हलकों में तकरीबन 100 से ऊपर है। तो ये इसी वजह से मैं बयान कर रहा हूँ कि जो PTI को नुकसान पहुँचा 9 मई के बाद, उसके नतीजे में ना पोलिंग एजेंट मिल रहे हैं और उम्मीदवारों की भी कमी है। तो इसलिए जो बुलंद बांग दावे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं वो रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं होगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी चेयरमैन की गलतियां कोताहियां कहां पर रहीं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मामलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ये भी एक सवाल है। इस पर भी जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। आपसे मुलाकात करेंगे इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन 2024 इस खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, डिस्कशन हम कर रहे हैं। अभी मैं रुख करना चाहूँगी ब्रेक के बाद फ़रीद पराचा साहब का। फ़रीद पराचा साहब, एक सवाल जो जमात इस्लामी के हवाले से, क्योंकि आप सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं और दीगर मामलात पर भी, आप जमात इस्लामी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। अगर हम देखें जमात इस्लामी का, अगर इन मामलात को इस हवाले से देखें कि स्ट्रीट पावर इनकी बहुत है, बहुत से जलसे जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शन से पहले जो कैंपेन और फिर उस हवाले से जो है सपोर्टर इनके बहुत नज़र आते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वोटर एंड सपोर्टर। ज़रूरी नहीं कि वो जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं फिर वो इलेक्शन डे पर निकलें और वोट भी कास्ट करें। जमात इस्लामी के हवाले से ये देखा गया कि ये वोट जो हैं वो इतने नहीं गैदर कर पाते। हुकूमत का हिस्सा भी देखें तो बहुत अरसा पहले, यानी डेकेड पहले जो थी ये हुकूमत का, एक KPK में हुकूमत का हिस्सा रहे। तो क्या कमियां कोताहियां इस वक्त आपको लगता है जमात इस्लामी के अंदर है कि ये हुकूमत का ऐसा हिस्सा बन नहीं पाते? अच्छा, ऐसे था कि पिछले जितने इंतखाबात हुए ना, हम किसी इत्तेहाद में थे, तो उसकी वजह से हम ने महसूस किया कि हमारा वर्कर, स्ट्रीट पावर, हमारा वोटर वो उस तरह सरगर्म अमल नहीं रहा, या दूसरी पार्टियों की तरफ कहीं शिफ्ट हो गया वोटर। तो इस दफ़ा हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के अपने निशान पे तराजू, और हम अपनी क़यादत, अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम अपने उसके तहत हैं। तो हमने 266 कौमी असम्बली के हलके हैं, उनमें से 231 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, और इसी तरह सूबाई असम्बलियों के 593, जिनमें 524 पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तो गोया कि हम हर सीट पे हैं। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये पता चलेगा कि जमात इस्लामी का वोट बैंक पूरे मुल्क के अंदर कितना है। और ये जो सवाल, कराची में आप लोगों ने अपनी एक बड़ी अच्छी जो पोजीशन है वो सस्टेन की है, बड़ा अच्छे तरीके से वो चीज़ हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उस तरह से हमें स्टैंडिंग जमात इस्लामी की नहीं नजर आती। बहुत अच्छी खबरें होंगी, सूबा खैबर से होंगी, पंजाब में भी हमारे वो इलाके के जहाँ पर हमारे लोगों ने बड़ा काम किया, लोगों के दरमियान रहे, वहाँ भी। इसमें जमात इस्लामी का जो एक फ़र्क है वो आम आदमी को हम समझा रहे हैं कि ये ख़ानदानी पार्टी नहीं है। बाकी जिनके साथ आप चलेंगे वो कोई ख़ानदानी बादशाहत है और उनके दरमियान ही वो मामलात रहते हैं। जमात इस्लामी का किसी आदमी पे कोई करप्शन का झूठा इल्ज़ाम भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना सब पार्टियां जो हैं वो नई पुरानी तब्दीली के नाम पे आने वाली, सारे उन्होंने भी इलेक्टेबल्स के नाम पर तमाम उन लोगों को ले लिया अपने पास कि जिनकी करप्शन की एक पूरी हिस्ट्री है। तीसरी बात यह है कि जमात इस्लामी एक मजहबी जमात है, दीनी जमात है, लेकिन हम फ़िरका परस्त नहीं हैं, हमारा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है। ये बात लोगों को अब समझ आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर हम समझते हैं, अब कुछ घंटे रह गए हैं कि अब भी हमारी जहाँ जहाँ से रब्ता हुआ PTCL के ज़रिए, तो पता चला कि वोटर आ रहा है हमारा, हमारे कैंपों पे एक रौनक है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और एक अच्छा वोट बैंक इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। हमारी कोई कोताही नहीं है, यानी हम वोटर एजुकेट नहीं हो रहा, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस चुंगल से निकलेगा जिसमें वो फंस गया है, इस दलदल से निकल आएगा कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क कर्जों पे चला गया। लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट जमात इस्लामी नीड्स टू डू राइट नाउ, जिसकी वजह से, या अभी चले आगे जो आपको टाइम मिलता है, जिसकी वजह से आप एक अपनी जो स्टैंडिंग है वो सस्टेन कर सकें, चीज़ें बेहतर हो सकें? बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद हम फिर अपनी जो तंजीम है पोलिंग स्टेशन के लेवल पर उसको मजबूत करेंगे। इसलिए कि पोलिंग डे जो है वो सबसे अहम होता है, और पोलिंग डे पे जिसकी टीम ज़्यादा मजबूत होती है वो अपने वोटर को लेके आता है। और उसमें तो तीसरी बात यह है कि इस दौरान हम मुसलसल रब्ता रखेंगे ताकि ये ना हो कि वोटर जिसका हौसला टूट जाता है कि जी फिर वही महंगाई, फिर वही बेरोज़गारी, फिर वही बदअमनी, उसको कम अज़ कम ये पता चले कि कोई उम्मीद की किरण बाकी है। और वो बिल्कुल ठीक हो गया। मियां नवीद साहब, आपका रुख करना चाहूँगी। इस वक्त अगर हम देखें, हमने डिस्कस तो कर लिया कि टर्नआउट जो है वो काफ़ी लो है,
लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आपकी मुख्तलिफ अपने नुमाइंदगान से बात हुई हो या दफ्तर में बात हुई हो, तो मुख्तलिफ लोगों का क्या कहना है कि ज़्यादा जो वोटर है वो आज किसका जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नज़र आ रहा है? एक ये सवाल, इसी के साथ मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी कि 127 लाहौर का जो NA 127 का हल्का है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला अता तारर है, यहाँ पर सिचुएशन क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से बजाते खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये इस वक्त ज़रा अगर देखा जाए तो बड़ा ये हल्का जो है वो लाइमलाइट में है। देखें जी, पहले मैं इसकी 127 की बात कर लेता हूँ। 127 के अंदर मुकाबला तो बहुत सख्त है। वहाँ पे कई दफ़ा बात हो चुकी है कि ये हल्का नून लीग इस हल्के में किसी को भी तारे तो वो हमेशा वो बंदा जीतता है। परवेज़ मलिक यहाँ से जीते, उसके बाद मैं बता दूँ कि PTI का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट है, जहाज चौधरी साहब यहाँ से जीते हैं। उसके बाद अगर उसकी बात कर लें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की पूरी जो है उनकी मेन लीडरशिप इसकी पीपल्स पार्टी की वो NA 127 में बैठी हुई है। पूरी कंपेन की गई, लोगों को जो अपने तरफ माइल करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर मुझे जो लगता है, मैंने जो है यहाँ हल्के के अंदर जाकर 1-2 प्रोग्राम भी किए, तो यहाँ पर जो है NA 127 के अंदर मुकाबला जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का मुकाबला इसके साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट है ज़हीर बास खोखर, वो हैं इस हल्के के मुकामी, यहाँ पर वो रहते हैं, यहाँ से वो इलेक्शन जीते भी रहे हैं, यहाँ पर रहते भी रहे हैं, और इस हल्के के अंदर जो है वो मुकामी होने की वजह से उनको काफ़ी हद तक यहाँ पर एज हासिल है। लेकिन साथ नून लीग की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने पहली मरतबा अता तारड़ को तारा, लेकिन पहले भी वो जो भी कैंडिडेट को तारते हैं, परवेज़ मलिक जिस तरह लाहौर के अंदर उनका वैसे 119 के अंदर भी वो थे, लेकिन यहाँ पर भी उनके जो है उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मासवाई ये ना हो कि नून लीग ने खुद कोई अपनी ये सीट यहाँ पर उनको गिफ्ट कर दी हो। लेकिन यहाँ पर जो अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस जो है वो नून लीग का मुकाबला, और बड़ा टफ कंपटीशन है। और जो मुख्तलिफ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो तो किसका वोटर जो है किस जमात का वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है? क्योंकि एक तासुर ये भी था कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, अगर 2018 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते तो उस टाइम असल वोट जो था वो PMLN का था, लेकिन PTI को जितवाया गया। आज तासुर ये है कि अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो वोट शायद PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का है, लेकिन ऑब्वियसली PMLN विल विन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वोटर की तादाद बताता हूँ कि पिछले इलेक्शन में जो इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर जहाज चौधरी साहब ने 75,000 के करीब वोट लिए थे, और तकरीबन कोई 12 से 13,000 वोट ज़्यादा थे यहाँ पे परवेज़ मलिक के जब वो जीते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ पर PTI मौजूद है, PTI के वोटर भी मौजूद हैं। नो डाउट कि उस तरह कंपेन नहीं की गई, उस तरह जो है वो PTI की अगर यहाँ पर उसकी बात कर लें उम्मीदवार की, तो वो उस तरह जलसे नहीं कर सका, उस तरह जो है उन्हें पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, पकड़ लेते हैं। तो हम नून लीग की जो कंपेन है वो वहाँ पर जो है वो जलसे भी किए गए, कंपेन भी की गई, तो सख्त मुकाबला होगा यहाँ पर PTI का और नून लीग का। मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से मासवाई एक गिफ्ट ना कर दें यहाँ पर, अदरवाइज क्योंकि यहाँ से लगता है ना कि कोई जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में आकर बड़े तेज़ और बड़े सख्त किस्म के सवालात नून लीग के हवाले से किए कि जी आपने उनका मशहूर काफ़ी पेश कर लिया, लेकिन आगे से कोई लीडरशिप जो नून लीग की लीडरशिप उन्होंने उस तरह कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जिस दिन मंशूर इन्होंने अनाउंस किया उस दिन वहाँ पर सारे सहाफ़ी मौजूद थे, और वहाँ पर ये भी कहा गया कि जी हमें क्वेश्चन करने दिए जाए और इस किस्म के सवाल किए जाने थे, लेकिन वहाँ पर नहीं किए गए, कोई सहाफ़ियों के सवालात नहीं लिए गए। तो इस हल्के के अंदर जो है वो ये सूरत यानी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर हम NA 127 की बात करें जी उसके तो वहाँ पर जो है वो मुकाबले पर PMLN नहीं है। आप हमें मतलब पीपल्स पार्टी को उस तरह से आपको लगता है कि जीत नहीं मिल पाएगी। अयाज शुजा साहब, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अगर हम मसाइल की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है। पिछले कुछ सालों को देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और इस तरह के बेशुमार मसाइल, दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात। आपको क्या लगता है कि इदारों का अपनी हुदूद में रहकर काम करना इन मसाइल के हल के लिए वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम 1973 के आइन को देखें, 1973 का आइन भी यही कहता है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें, और इदारों में इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल देखें, अदलिया का भी रोल देखें। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए इदारों का अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करना, हाउ मच दिस फैक्टर इज रियली इम्पोर्टेंट? रोमा, यही सबसे बड़ा मसला है इसमें पाकिस्तान का, और यही सबसे बड़ा इसका कि जब तक इस मसले को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ये इदारे ही अपनी हदूद में नहीं है तो हम इस हाल तक पहुंच गए हैं।
1947 में पाकिस्तान और इंडिया 2 मुल्क आजाद हुए थे। आज 77 साल बाद इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है और हम डिफॉल्ट के दहाने पे बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि हम म्यूजिकल चेयर का खेल लगा के बैठे हैं। 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हुई, ठीक है, वैसी ज्यादती नहीं हुई क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद फैसला कर लिया गया कि पीटीआई का वजूद ही बाकी नहीं रखना सियासत में। तो जो उनके साथ हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके हो रहा है। 2018 में नून लीग के साथ ज्यादती हुई, आज 2024 में पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह जब आपने परवेज मुशर्रफ ने इंतखाबात करवाए तो उस वक्त की 2 बड़ी सियासी जमातों को मुल्क से बाहर उनकी क़यादत को रखा, उनको इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं लड़ने दिया गया और एक नून लीग की बगल बच्चा जमात को हुकूमत सौंप दी गई। उस वक्त एमएमए का जो किरदार था, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार था वो सबके सामने है। जमात इस्लामी भी उस वक्त उनके साथ थी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब तक हम इक्तदार में आने के लिए इदारों के गेटों के चक्कर लगाने बंद नहीं करेंगे, उनसे बात करना बंद नहीं करेंगे, इस मुल्क में अवाम की ना तो सही हुक्मरानी आ सकेगी, ना आपकी मईशत ठीक हो सकेगी, ना आपके दीगर इदारे सही काम कर सकेंगे। क्योंकि जब सबको पता है कि वोट के जरिए हुकूमत आनी ही नहीं है, जब सबको पता है कि साड़ी गल हो गई है, बाद बात होनी है, जब सबको पता है नून लीग के कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने जलसों में जब लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया तो आगे से ये नहीं कहा कि तुसी साथ वोट दो ना दो, साड़ी गल हो गई है। बात यह है, यही बात 2018 में पीटीआई का रवैया था कि हमारी बात हो गई है, हमारी बात इस बार हो गई है, नून लीग नहीं आ रही। जब तक ये सियासी जमातें अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगी और एक निकाती एजेंडे पे नहीं आएंगी कि हम जो मर्जी आपस में करें, हम हुकूमत में रहें या न रहें, हम इदारों की तरफ नहीं देखेंगे इक़्तिदार में आने के लिए। वही बात होगी ना कि बोर्ड को इज्जत दो का नारा किसने दफन किया? खुद नून लीग ने दफन किया। नून लीग ने दफन किया और वो पीटीआई की गोद में चला गया। जोर शोर से लगाया गया। जी बिल्कुल ठीक सर, और यहीं पर यही बात है कि इस वक्त इदारों को भी ये चाहिए, बल्कि अगर हम सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं तो सिस्टम को ठीक करने के लिए इदारों को अपनी हुदूद में रहना होगा, तभी जो है मुल्क में इस्तेहकाम जो है हर हवाले से आ सकता है। सईद इलाही साहब, जब हम इदारों की बात करते हैं, आम तासुर तो लोग यही समझते हैं इदारों की बात हो रही है, अच्छे इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, बट जब हम इदारों की बात करते हैं हम अदलिया की भी बात करते हैं। अदलिया की जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितना नुकसान अदलिया के फैसलों की वजह से पाकिस्तान को पहुंचा है? क्योंकि यही जज मोहम्मद बशीर थे जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस सुना करते थे, आज यही जज मोहम्मद बशीर है जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं वो फैसले दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो है वो केसेस सुन रहे हैं। फिर यही जजेस जो हैं वो सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, इस किस्म के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और सियासतदानों को एक विलन बनाकर पेश करते हैं। तो अदलिया के रोल पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना नुकसान अदलिया की वजह से पहुंचा है, फैसलों की वजह से? जज मोहम्मद बशीर साहब की बात की है तो उससे तो साबित ये हुआ कि जो जज बशीर साहब हैं वो बड़े अपराइट और ऑनेस्ट हैं कि उन्होंने 18 में उनको सज़ा दे दी, अब इनको दे दी। यानी दोनों पार्टी से उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने जो भी फैसला किया अपनी दानिश, अपनी अकल या कानून के मुताबिक किया। एक पहला पहलू तो ये है। दूसरा सर देखें, कता कलामी की माजरत देखें, तब अगर उन्होंने सजा दी थी ना तो फिर वो सजाएं रिवर्स भी हो गई थी। तो अगर आज वो इमरान खान साहब को सजाएं दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये भी सजाएं रिवर्स हो जाएंगी? जी मियां, अगर कमजोर फैसला होगा तो रिवर्स हो जाएगा, जैसे उनका हो गया था। देखिए पहली बात ये सर, अदालतों का मतलब अवाम यही तमाशा देखते रहे, हमने मुल्क को बेहतर नहीं करना, हम इन फैसलों को देखते रहे, अवाम का पैसा, टैक्सेस का पैसा लगाते हैं। कानून अंधा होता है, वो ना देखता है ना सुनता है। उसमें आपकी तकरीर या मेरी जो वाज है या इनकी तावीज़ है, इससे अदलिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात यह, अदलिया ने फैसला वो करना है कि केस सामने क्या है, गवाहान कौन है, प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है। जब फैसला हो जाएगा उसके अपील का हक मौजूद है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उसकी रेमेडी मौजूद है। जो सर तो ये तो विशेष अब उसमें को देख के फैसला किया था, जिस पर बाद में मेरा ख्याल है मैं बात कर लूँ उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का जो मुरवजा कानून है उसके मुताबिक जज ने फैसला करना है, उसकी अपील होनी है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको इतराज़ है फिर कानून बदल दें, इस्लामी कानून ले आएँ, जो ईरान में है, सऊदी अरब में, वो नाफिज कर दें। दूसरी बात आपने कही जो उससे इम्पॉर्टेंट है कि जी पिछले ज़माने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बालाए कानून फैसले किए। तो अब मेरा उसमें सवाल ये कि जो हम जज भर्ती करते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्राइटेरिया क्या है? आपने अगर ग्रेड 17 का बंदा भर्ती करना है तो उसके लिए PPSC है, FPSC है। तमाम महकमों की भर्ती थ्रू एक प्रोसीजर की होती है।
हाई कोर्ट में भर्ती के लिए आप कहते हैं जी 20 साल की प्रैक्टिस और ये बार का सर्टिफिकेट और ये फलां फलां, तो उसमें सियासी लोग अपने लोगों को भर्ती करते हैं, उनके ख़ानदानों के लोग आते हैं, सिफारशी लोग आते हैं, जिससे हमें मुश्किलात का सामना होता है। और तमाम पार्टीज़, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जब उनका दौरे इक़्तिदार आता है तो अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को नवाजते हैं, उनको बजाय इसके कि किसी और जगह नवाजा जाए, अदलिया के ओतों पर नवाज दिया जाता है, जिसके भयानक और तबाहकुन नताइज सामने आते हैं। जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आपने जिन जज की बात की वो तो सेशन जज साहब हैं, वो तो बाकायदा प्रोसीजर से आए हैं, वो सिविल जज से सेशन सर जज वो बने हैं। प्रोसीजर से आए तो इसका मतलब है वो जो मर्जी आउट ऑफ द वे जाके भी फैसले करते करना रहे। उनकी सवाबदीद है, अपील करना मुल्ज़म का हक है। तो सर इसलिए देखिए, हम सिस्टम को कंडेम कर रहे हैं ना कि अगर वो फैसले रिवर्स हुए तो अब ये रिवर्स पाकिस्तान बानी पीटीआई के भी फैसले रिवर्स हो जाएंगे। विशेष साइकिल है, अवाम को असल मसलों से उठाकर दुनिया में फैसले रिवर्स होते हैं, पूरी रखा जाए। दुनिया की अदालतों में फैसले रिवर्स होते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं है, करप्शन है, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट लोवेस्ट है, 6 से 9% लोगों को कन्विक्शन होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आप फरमा रही हैं कि एक तो भर्ती का निज़ाम आला अदलिया का, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। दूसरा जो लोअर जुडिशरी है उसकी अकाउंटेबिलिटी या इवन पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, हमारे नए पुलिस के निज़ाम में पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी आप कोई ज़्यादती हो जाए तो उसका कोई निज़ाम मौजूद नहीं है एक आम आदमी को इंसाफ देने के लिए। तो जहाँ तक कानून है वो मौजूद है, जो मुरवजा है वो ब्रिटिश लॉ है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि करप्शन, सिलेक्शन और जो अकाउंटेबिलिटी है, ये 3 चीज़ें नाफिज करनी ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी 2 मिनट हैं और मैंने इसमें सबसे 30 सेकंड्स की राय लेनी है। पराचा साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इंतखाबात के बाद आपको नहीं लगता कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, तमाम जमातों को मिलकर बैठना चाहिए? क्योंकि जमहूरियत की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी टेबल पर बिठाना चाहिए क्विकली। लाजमी तौर पर मिल के बैठना चाहिए। एक पार्टी जो है वो कभी एक इस्तेमाल हो रही होती है, कभी दूसरी हो रही होती है, अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, तो कैसे फिर मिल के बैठेंगे? मिल के बैठने का वक्त इमरान खान साहब के पास भी था, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी था और जरदारी साहब के, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल हुए हैं, अब भी अगर मिल के बैठेंगे तो होगा। अपनी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं, जमहूरियत नहीं है, अफराद हैं, ख़ानदान हैं, इन चीज़ों को ठीक करें तो फिर ये, और अपनी करप्शन ठीक करें। आपको लगता है मिलकर बैठना चाहिए? मियां नवीद साहब, क्विकली आपसे जानना चाहूँगी, तमाम सियासी जमातों को टेबल टॉक करनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन का होना भी उतना ही ज़रूरी है? बिल्कुल जी, पराचा साहब की बात के साथ एग्री करूँगा कि जब किसी पार्टी के पास अच्छा टाइम होता है तो उस वक्त वो जो है वो मिलने की वो कोशिश नहीं करते, ना ही उनकी ख्वाहिश होती है, और जब बुरा टाइम आता है तो फिर वो कहते हैं। तो हम इसके ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टी हैं, अगर वो एक पेज पर आ जाए तो सिस्टम ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अयाज शुजा साहब, आखिरी कमेंट मैं आपसे क्विकली जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जमहूरियत की बात करें, आपको नहीं लगता कि जो रिवेंज का विशियस साइकिल है इस पर यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए? जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, 10 साल का वो था, मुस्तहकम मईशत के लिए ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वे फॉरवर्ड करना चाहिए, रिकन्सिलिएशन की तरफ आना चाहिए, सबको बैठना चाहिए। मैं पराचा साहब से मुत्तफिक नहीं हूं कि नून लीग जो है वो इस वक्त नहीं बैठेगी। नून लीग के पास इख्तियार ही नहीं होगा, जो हुकूमत उनको मिल रही है उसमें उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई के साथ कोई रिकन्सिलिएशन कर सके। ये इख्तियार किसी और ताकत के पास है और वो ताकत फैसला कर चुकी है कि बानी जो पीटीआई के चेयरमैन है उनका सियासत में आइंदा कोई किरदार नहीं होगा, और जब तक वो ताकत के हल्के मौजूद हैं वो आपको सियासत में भी नजर नहीं आएंगे। और अगर उनके कुछ उम्मीदवार आजाद जीतने में आज कामयाब हो गए तो आप उनमें भी आगे जाकर मजीद तोड़ फोड़ देखेंगे, और अगर केपीके में भी उनके उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए तो उनको भी उस हैसियत में नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये इख्तियार नून लीग के पास नहीं होगा। अब तक मुझे पता चल चुका है कि आइंदा हुकूमत जो है वो नून लीग की ही आएगी, वज़ीर आज़म उन्हीं का होगा,
ये फैसला उनका है कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पे आते हैं या शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो पीटीआई को किसी टेबल पे बिठाएं। हाँ, पीटीआई के नाम पर कुछ नए चेहरों को टेबल पे जरूर बिठाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी असल लीडरशिप है उसको किसी तौर पे उसको ना इस रिकंसिलिएशन प्रोसेस में लाया जाएगा, ना उनसे कोई बातचीत होगी, उनके साथ उनकी जो सजाएं हैं उन पे अमल दरामद होगा, बल्कि मजीद केसेस पे भी उनको सजाएं दी जाएंगी। 9 मई का केस तैयार हो चुका है, फौजी अदालतों से 103 मुल्जमान के खिलाफ पूरा बिल्कुल केस ठीक हो गया। यासर रजा साहब का कमेंट आ गया क्विकली सर, 10 सेकंड सईद इलाही साहब। अच्छा जी, देखें इसमें जो शख्स सारी पार्टियों को चोर कहे, अदलिया को तशनी का निशाना बनाए, फौजी जर्नैलों को मीर सादिक और मीर जाफ़र कहे, उससे कौन बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा उनके साथ। सर तो नवाज शरीफ साहब ने भी तो बहुत वो तो बैठ गए ना, जब उन्होंने पहले कहा फिर रजू कर लिया, बैठ गए। आप भी रजू करके बैठ जाए। सर ये जो कहा है उसको कहें जी मैंने गलत कहा था, बैठ गए। सर अब तो अलल ऐलान कहा जा रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, बात करने वाले भी नहीं तैयार। और फिर अगर हम ये बात करते हैं रिकंसिलिएशन की, सियासतदानों का वहां जाकर बात ना करना, सियासतदानों का आपस में बैठना, ये इंपॉर्टेंट आपस में बैठना तब होता है जब सारे ग्रुप तैयार हों, वो उनके साथ बैठने को तैयार हैं जिनको गालियां निकाल रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया। जमातों के साथ तैयार नहीं है। वक्त बहुत कम है, मुझे एक शार्प ब्रेक की तरफ जाना है। व्यूअर्स आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।